administrative installation like ammunition dumps, supplies, water point cause maximum damage behind the enemy lines. राजस्थानी में उसने बोला कि अगर चाहो कहो हुक्म तो मैं अपनी गर्दन काट के थाली में रख दूं आपके लिए। जिसने ये डिसीजन लिया कि बिहाइंड द एनिमी लाइन जाना है मुझे, ये बोल्ड डिसीजन और किसी का नहीं है, ये उस कमांडिंग ऑफिसर का है, महाराजा भरत भवानी साहब। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास को लिया और कट मार दिया, कच कड़क। तो बाकी अफसर क्या करेंगे? सडनली उन्होंने एस्ट्रे उठाई और एक शिप लिया टू माई बटालियन 4 पैरा। इंडिया पाकिस्तान वॉर का सबसे डेयरिंग ऑपरेशंस में से है छाछरों के ऊपर रेड, और इसको अंजाम दिया था 10 पैरा कमांडोज द डेजर्ट स्कॉर्पियंस ने। जी हाँ, छाछरों अबाउट 80 से लेकर के 100 किलोमीटर्स हैं पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, और 1971 वॉर के दौरान these guys just went inside और विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी इन अ लाइटनिंग रेड किया और वापस आ गए। ये एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक टाइप ऑपरेशन है, और इसके बारे में पूरे डिटेल शेयर करने के लिए हमारे पास ऐसे सज्जन हैं हु वाज पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, एंड ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल पी.एल. बावा, सेना मेडल। कर्नल बावा एडजुटेंट होते थे 10 पैरा कमांडोज के, और उनके साथ बातें करके हमने स्पेशली डेजर्ट स्कॉर्पियंस के बारे में बहुत कुछ सीखा कि किन हालातों में 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस को रेज किया था और वो इनिशियल लेजेंडरी वाले दिन कैसे थे। So let's just get started with Colonel Bawa. सर जय हिंद सर। जय हिंद। सच अ प्लेजर सर कि आप आज हमारे शो में आए सर। मुझे बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे इसके काबिल समझा। नहीं सर, हम जब से कमीशन हुए तब से इनफैक्ट वी हैव बीन हियरिंग, हम सुन रहे हैं ऐसा छाछरो रेड, एंड वी जस्ट कुड नॉट बिलीव इट जब कर्नल अभय ने सर बताया कि आप हैं सर हु हैज बीन पार्ट ऑफ द छाछरो रेड, एंड ब्रिगेडियर भवानी के साथ में यू आर देयर 10 पैरा एसएफ के साथ सर। सो इनफैक्ट सर आप पहले ऑफिसर हैं जो 10 पैरा एसएफ की तरफ से हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए क्या है कि जब बटालियन रेज हुई थी तो उस वक्त ये माहौल ये था कि ये सेकंड बटालियन थी जो कि 9 पैरा के बाद में खड़ी हुई, और इसका खड़ा होना इस तरीके से है कि जो 9 पैरा ने जो काम किया था बिफोर द 1960 वॉर अंडर जनरल हरबख्श, द वेस्टर्न आर्मी कमांडर, I mean he appreciated. You see he learnt about it कि भाई ये ऐसा काम भी हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी की ऑलरेडी 3 स्पेशल यूनिट थी उस वक्त। हाँ जी, और हिंदुस्तान की सिर्फ कोई बटालियन नहीं थी, तो 9 पैरा पहली बटालियन थी जो खड़ी हुई थी कि कमांडो ऑपरेशन करने के। उस वक्त इनको पैरा कमांडो कहा जाता था। तो जब 9 पैरा का काम देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई इसका जैसे कि है, इसको हमें 2 बटालियन चाहिए। तो जैसे अपने अबे ने बताया आपको 9 पैरा के बारे में, और उन्होंने बताया कि भाई कि इसके 2 भाग हुए और उसको एक पेपर में लाने के लिए
उतनी जो फोर्स थी इसके 3 टीम बने। तो जो 10 पैरा है वो उस वक़्त जो थी जब रेज़िंग का ख़्याल आया इसके अंदर, इसके हमारे जो ब्रिगेडियर भवानी हैं, जो एक्स I mean, God bless his soul, he was actually a colonel. At that time, when the battalion was raised, he was only a major. He was the 2IC of the battalion. But इसको रेज करने में उनका बड़ा हाथ है. You see, I will give a little connection to it because the army commander in the southern command at that time was General Ghatoch. Okay. And they are related through Mrs. Bhavani. So, and he was supposed to be the next vice chief. So he had more power. So he was more approached. So 10 para was raised on the, the recommendation or persuasion of Brigadier Bhavani. So then 10 para came in, and then the tasks which are allotted, we'll talk about it subsequently as you will ask me. The battalion was raised on 1st of August 1967, and that was at Gwalior. And one of those officers who were initially in the battalion, as a matter of fact, is at that time Captain Hem Singh Shekhawat. He received the President's Kala. And then the battalion moved under the first CO, Colonel N.S. Uthaya. We moved to Nasirabad. That is sometime in the late 67. And then the battalion came to Nasirabad. So the initial making of the battalion, if you call it, it came from that. So after 1.5 years, Colonel Bhavani took over the command. That is how that first, the impression of the battalion, how it got that status, how it got its say in everything because of his, stature. Being a Maharaja, you see, chief, vice chief, and everything would visit the battalion into it. This is how the structure I moved into, and the basic thing, what I say. Sir, His Majesty Brigadier Bhavani Singh, sir, Mahavir Chakra, he is a very interesting personality, sir, a legend of legends. तो उनके बारे में बताएं सर, आप इतने क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं सर के साथ सर. यस, सही मानों में मानो तो आप 68 से लेके 73 जनवरी तक मैं उनके साथ उनका एडजुटेंट रहा. सो उनके बारे में कहना, एक्चुअली वो एक सही मानों में एक अ गुड सोल्जर एट हार्ट. उनका पैशन जो था वो फौज थी. एंड जैसे, और वो हर वक्त ये चाहते थे कि यूनिफॉर्म जो है ये आउटस्टैंडिंग लगनी चाहिए, इसमें कुछ नया होना चाहिए. तो शुरू में जब ये हमें खाकी वर्दी दी गई थी उस वक्त, डेजर्ट में आ चुकी थी तब तक. पहले तो ग्रीन होती थी, फिर खाकी आ गई. वो डेजर्ट में जब इस्तेमाल करते थे तो ये अमेरिका गए. ये सन 1968 की बात है, 68. तो अमेरिका गए, वहाँ से उन्होंने एक कैमोफ्लेज डांगरी लाई, 3 डांगरियाँ लाए थे. तो उस वक्त उन्होंने बिनीस में ये ऑर्डर किया कि इसको प्रिंट करिए. तो हमारे पास में कोई ऑफिसर्स के लिए शुरुआत हुई थी पहले, तो कोई 20-25 बनाई, ये मतलब कैमोफ्लेज डांगरीज. उसके साथ में ये एक जिसको सैफरन स्कार्फ ये पहनाया और काली पट्टियाँ पहनाई, सो दैट इट लुक्ड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आर्मी. सो एक अलग सा पहचान होनी चाहिए.
तो यहाँ तक कि मुझे मालूम है कि ये जो आप स्वेड लेदर देखते हैं आज पहने हुए, ये उनकी इंट्रोडक्शन है। ये कैमोफ्लेज डांगरी जो उनकी इंट्रोडक्शन है। तो जब वहाँ से आए तो हमें वो बूट पहनाए जाते, हम पहनते थे एज ए ऑफिसर, और उसके ऊपर डांगरी पहनते थे और उसके ऊपर काली बेल्ट पहनते थे और मरून ये सर ऑरेंज स्कार्फ पहनते थे और लाल टोपी पहनते थे। ये हमारा और यही हमारी गार्ड, यही सब कुछ होता था पट्टी में। तो जब एक हम एक्सरसाइज कर रहे थे शेरगढ़ राजस्थान में डीप, तो वहाँ पे उन्होंने हमारी विजिट के लिए, उस वक्त चीफ होते थे लेट जनरल कुमारमंगलम, टॉल 6 and some feet, very handsome, great personality. So he visited the battalion. So all the officers were lined up in that dress. So when he got down, he asked, Bubbles, he was known as Bubbles, in the entire circle. Bubbles, what is this? He said, sir, please come. He said, these shoes, they go match with the desert. This dangri match with the desert. Yes, this is black only for, ceremonial purposes. And rest of the thing is there. There is no change. But you see, this is the camouflage. So he said, Bubble, yes, I like that. And he was. But subsequently what happens? We made 3 dangris, which we sent it to the chief. So the chief says, thank you, wrote a DO, thank you very much, very kind of you. We'll see. I think it's a good thing. So it's a kind of an approval. At that time, you see, you can imagine, I'm talking of 68. This is late 68. So that is how this dangri concept was drawn there. Now you're talking about Colonel Bhavani. See, I have closely seen him for the last, in the सर last... आप तो उर्दू भी बोलते हैं सर, आप हिंदी भी तो आपकी बहुत अच्छी है सर। हाँ। तो ऐसा है कि फिर उसके बाद में उनके बारे में आपने पूछा मुझे। देखिए, वो एक सोल्जर अपने हार्ट में, मतलब दिल में जिसको कहते हैं ना, सोल्जरी करना, जज्बा जिसके अंदर है, वो था। और उनका पैशन था यूनिफॉर्म पहनने का और अच्छी से अच्छी ड्रेस पहनने का उनका शौक, बिकॉज ही वॉज अ रॉयल किंग। सो ही ऑलवेज, वो हर वक्त हमेशा यही चाहते थे कि हम एक अच्छा ड्रेस पहनाएं और ये आउटस्टैंडिंग, बाकी से अलग होना चाहिए। तो वो और लड़ाई के दौरान मैंने जो देखा हुआ है, पीस के टाइम जो देखा हुआ है, उसी वो बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी के साथ भी घुल मिल जाते थे। राजा साहब, हाँ जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यूनिफॉर्म में उससे मोहब्बत, प्यार, लव्ड, ये लव्ड यूनिफॉर्म। सीइंग, किसी को भी देखते थे यूनिफॉर्म में, उनको पसंद आता था। सो इसके अलावा he would listen to everybody. और काम के तो कच्चे थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ऐसा है कि एक लाइफस्टाइल होता है। सो उनके दौरान में मैं जब उनका एडजुटेंट था, मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी ऐश की है, कुछ कहने की बात नहीं। जैसे कि जयपुर में आना, ये रामबाग में ठहरना या जय महल में ठहरना, और यहाँ पे जो भी है, उस ज़माने में आप देखें, Rambagh was the first hotel in Jaipur and it was the property of the king. So वहाँ पे ठहरना, उसके बाद में गाड़ी उनकी फरारीज और ये और वो, उनमें घूमना, ये, and then he gave it down the line. और लड़ाई के दौरान मैंने उनको देखा हुआ है, कोई भी सिचुएशन होती थी, जो सिचुएशन मैंने देखी हुई है, बिल्कुल काम। बात में ये चीज़ आई, याद आया हमें कि जब हमें, क्योंकि वो नॉर्मली ऑर्डर पास करते थे एडजुटेंट को और उसके बाद में छोड़ देते थे। सो मुझे सीखने को ये बहुत अच्छा मौका मिला
कि भाई सारी चीज़ जो बटालियन में रन करनी होती है एडमिनिस्ट्रेटिवली, ट्रेनिंग और ये वाली, उसको सीखने के में बहुत मज़ा आया मुझे। क्योंकि सारा कुछ जो है ये उस उम्र में इंसान अगर सीखता है तो उसको सारी ज़िंदगी में वो याद रहता है। तो पीस दौरान में मैंने उनको देखा हुआ है, दोस्ती वगैरह जो है उनका कंडक्ट, क्योंकि चीफ आर्मी ये के वाइस चीफ एंड ऑल दैट, इन सब को वो होस्ट किया करते थे जयपुर पैलेस में। और फिर उसके बाद में आप अंदाज़ लगा सकते हैं उनके साथ उठना, बैठना, बात करना, ये वो बहुत क्लोज़ थे इसके। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा इंसान फ़ौज में होना बहुत मुश्किल था। वी हियर अबाउट आई थिंक मेजर कर्नल गायकवाड, बट उनका नाम ही है, लेकिन ज़मीन के ऊपर फ़ौज के में होना, द ओनली महाराजा, द ओनली किंग वाज जयपुर हिज हाइनेस। तो ये उनके बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है। मस्ट हैव बीन ऑनर सर उनके साथ सर्व करना। जी, और 5 साल उसके बाद मैंने उनके साथ नौकरी भी की जब मैं रिटायर हो गया। सर 1971 की लड़ाई में 10 पैरा एसएफ की छाछरौ रेड का बहुत बड़ा नाम है। इतिहास में अगर मिलिट्री हिस्ट्री में कहीं पे भी पढ़ें तो छाछरौ रेड के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता है, वो बताया जाता है। तो यूनिट सर 1971 की लड़ाई में इंडक्ट कैसे हुई और हालात कैसे थे उस समय? जी हाँ, ऐसा था कि यूनिट अभी इसको खाली 4 साल हुए थे रेज़ किए हुए। हम नसीराबाद में थे। तो हमारे पास में उस वक़्त तकरीबन जो नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन की व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि 11 जोंगास थे, कुछ 3 टन, कुछ 1 टन और कुछ वाटर के जो वाटर टैंक, वाटर बाउज़र्स होते हैं, वो थे बेसिकली। तो सितंबर 71 suddenly we were released 60 जोंगास, 10 1 टन एंड 3 टन्स। अभी मुश्किल ये आए कि ड्राइवर कहाँ से लाएं, और हमें बोला कि जल्दी आप जोधपुर मूव करें। अभी ड्राइवर कहाँ से लाएं? तो बड़ी कोशिश से 4-5 दिन में जो अफसर्स थे उनको तो ड्राइव आती थी, तकरीबन जेशोज भी कुछ आते थे, उनको आते, कुछ एनशोज थे जिनको आती थी, लेकिन ये टोटल तो आप समझें कि 30 व्हीकल के लिए अभी 100 ज़्यादा व्हीकल के लिए कहाँ से ड्राइवर लाएं? तो पहले तो उनको नई गाड़ियाँ सिखानी शुरू की। इट टुक अस 3-4 डेज। लकीली वहाँ पे एक पुराना एयरफील्ड था नसीराबाद में, वहाँ पे उनको ले जाते और वहाँ से उनको सिर्फ ड्राइव कराते। तो ये चलता रहा 5-6 दिन। तो इतने काबिल बना दिया कि रोड पर तो चला सकेगा। तो जब गाड़ियाँ आई तो हमको बोला गया कि जोधपुर चले जाओ। तो जब जोधपुर में हम कॉन्वॉय लेके जा रहे थे, तो आपको मालूम है कर्नल भवानी तो चले गए थे ऑलरेडी, मतलब ही वाज अहेड, यू नो। लेकिन ये जो समस्या है, ये जो सारी थी, ये तो एजुकेंट्स आपकी थी। खुदा ने हमें जिम्मेवारी दी थी, उस मालिक ने। तो ऐसे 3-4 एक्सीडेंट भी हुए जिसमें कि डाउनग्रेड हो गए हमारे जोंगा। तो खैर बहरहाल कोई ऐसी हादसा नहीं हुआ जिसमें कोई जान जाए। सर मैं अगर यहाँ पूछना चाहूँ कि अभी तक क्या आपको कोई आइडिया था कि आप लोग जंग में जा रहे हैं या इंडिया और पाकिस्तान का जंग होने वाला है? अभी तक कोई आइडिया या कोई भनक देखिए, हमें अंदाज़ा तो था जब हमें 60 जोंगा मिले, ये मिला, बिकॉज कि जो हमारी पलटन का रोल था सर वो था मोटराइज, यू नो, ऑन व्हीकल बोर्न ऑपरेशंस इन राजस्थान। तो हमें तो थोड़ा बहुत तो पता ही लग गया था ना। इसी आफ्टर ऑल कमांडिंग ऑफिसर को कुछ तो पता लग जाता है, और पलटन को पता लग रहा है। उस पर थोड़ी सारी अफवाह भी चल रही थी, माहौल में था।
तो हमें पता लग गया कि सारी ऑपरेशन की लड़ाई है, हमें अभी टास्क मिलेगा इस काम के लिए। तो उसके दौरान हम फिर जोधपुर पहुंचते हैं। जोधपुर में अब ये गाड़ियां मॉडिफाई कर रही, क्योंकि डेजर्ट के लिए तो थी नहीं, ये तो नॉर्मल जीपें थी जो कि जोंगा से, जो कि सीधे डेपो से आए थे। हमें इनके टायर बदलनी थे, हमें इनके टैंक बनाए, फ्यूल कैपेसिटी बढ़ानी थी, पानी की सुविधा बनानी थी, कम्युनिकेशन की सुविधा बनानी, माउंटिंग करनी थी, कहाँ पे जो एलएमजी या एमएमजी रखनी हो कहाँ रखें। कार्ल गुस्ताव जो है उनको फायर करने के लिए, बैठने के लिए जगह। अच्छा, रास्ते में डेजर्ट में चढ़ने के लिए कोई चैनल्स भी होनी चाहिए, ताकि अगर Yes. फंस फंस जा जाती है फंस गाड़ियाँ जाती है तो गाड़ी। निकालने के लिए सर। तो ये सारी मॉडिफिकेशन हमने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक, मतलब ये चल रही थी हमारी ड्राइविंग सिखलाई के अलावा डेजर्ट की ड्राइविंग, ड्राइवरों को बनाना इसके काबिल ताकि वो रेगिस्तान में रेगिस्तान चला में चला सके। पाए। वहाँ चलाना आसान नहीं है साहब, यस Yes. यस उसके अपनी मुश्किलात हैं वहाँ पे, क्योंकि जब अगर गाड़ी स्टॉल हो गई तो गाड़ी नहीं जाएगी, तो आपको कंटिन्यूस चलना है, नहीं है तो रिवर्स मारो एकदम। तो वहाँ एक टेक्निक है जिसको डेजर्ट पे चलाने के। तो आप समझे इन 3 महीनों में, 2.5-3 महीनों में हमने पलटन को, मतलब हमने पूरी, मतलब ये तो देखिए मालिक की रहमत होती है, और कोशिश जुनून हो तो इंसान के अंदर सब काम हो जाते हैं। तो हम तकरीबन नवंबर एंड के में तकरीबन तैयार थे लड़ाई के लिए, कि किसी वक्त भी हुक्म हो सकता है कि हम जा सकते हैं। एंड उस समय सर बाकी फौज जोधपुर में और भी फौज थी, वो भी तैयारी कर रहे थे या कुछ और टास्क आ तो चुके थे? नेचुरली भाई देखो ऐसा है, वहाँ पे सदर्न कमांड के अंदर उस वक्त 2 डिवीजन थे, 11 डिव एंड 12 डिव, और नामी ग्रामी और तो फौज है नहीं थी लड़ाई की। सो यही थे बेसिकली 2 आर्म। बाकी डाउन साउथ में सेंटर वेंटर ये है वो तो अलग छोड़ो बहुत, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशनली तो 2 ही, और जो भी आर्म्ड यूनिट थी उस जगह 6 कैप वो थी, और कोई नथिंग एल्स। तो ये जो बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ, उसके बाद में हमें टास्क मिलता है। वो टास्क क्या है मैं इसको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि ये डिटेल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या टास्क है ये सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो बटालियन को टास्क दे गया, बटालियन लेस 1 ग्रुप टू इन्फिल्ट्रेट अलोंग स्वरूप का तला, छाछरो, जिंजर ऑफ छाछरो on the night of 5-6 December, then moved on to Virva Nagar Parkar, likely to be held Chachro by Rangers plus। ये पहला टास्क। जिंजर आप लफ्ज सुनिए ये, डिस्ट्रॉय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टॉलेशन लाइक एम्यूनिशन डंप, सप्लाईज, वाटर पॉइंट, कॉज मैक्सिमम डैमेज बिहाइंड द एनिमी लाइन्स। Place 1 group at Agra for airborne operation। ये जो टास्क था हमारी बटालियन को दिया गया था, इसमें हमने एक ग्रुप, ब्रावो ग्रुप, 3 ग्रुप हैं, अल्फा, ब्रावो और चार्ली। मैं व्यूअर्स के लिए सर कि ये जो ग्रुप्स हैं ये कंपनीज, नॉर्मली जो ये कंपनीज होती हैं, तकरीबन आप समझे इनकी स्ट्रेंथ तकरीबन 130 कंपनी के बराबर ही यस होती है, सर लेकिन इसमें एफिलिएशन जो होती है, यस जैसे उस वक्त हमें नए नए कार्ल गुस्ताव मिले थे। रॉकेट लॉन्चर्स हाँ जी, सर तो हमारे पास कार्ल गुस्ताव थे, हमारे पास में राइफलें तो वैसे एलएमजी भी वही और एमएमजी भी वही थी, और एक प्लाटून है जिसके अंदर, जिसको सपोर्ट प्लाटून कहते हैं, उसके अंदर ये होती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट लाइट मशीन गन्स तो होती हैं जो कि हर एक यूनिट में, सब यूनिट में जहाँ पे 7-8 आदमी होते हैं उसमें मिल जाती है। तो बाकी एमएमजी और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये जो ये टोटल कंपनी का हथियार हुआ करते थे। जो व्हीकल तैयार किए गए, हमने सोचा कि कम से कम
जोंगा जो है 4 से 5 किलोमीटर तक 1 लीटर से चलता है। तो हमने कम से कम 300 किलोमीटर की तो रेंज होनी चाहिए। तो हमारी गाड़ियां जो मॉडिफाई हुई थी, 50 लीटर का हमारे पास में टैंक होता था और 2 जेरी कैन 40 लीटर के 90 लीटर होते थे। तो 90 लीटर एक गाड़ी में, इसके अलावा 2 जेरी कैन पेट्रोल के और चैनल साइड में लगा के विद माउंटिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एलएमजी को माउंट करना है, एमएमजी को माउंट करना है। तो ये लगाकर ये सारी जो तैयारी थी, इसके लिए हमको ये टास्क को पूरा करना है। एंड छाछरों का डिस्टेंस जो था वो 70 किलोमीटर था सर। वो बॉर्डर से 70 किलोमीटर इनसाइड है। और लॉन्च पैड से सर? लॉन्च पैड स्वरूप का तला, सर बाड़मेर से नॉर्थ में आप 20-25 किलोमीटर जाएं तो एक जगह का नाम था स्वरूप का ताला। ताला मीन्स मतलब इट्स ए कलेक्शन ऑफ वाटर, मतलब तालाब होता है उस जगह, थोड़ा सारा हार्ड सरफेस होता है। ड्राई तालाब जैसे? हाँ जी, हाँ Yes, जी, sir. ड्राई। यस। एंड सर ये जो टास्क आपको मिला ये किस तारीख को आया? ये देखिए, आपको तो मिलेगा 3-4 दिन पहले, इससे पहले तो मिलता नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ तैयार होने के लिए यू आर रेडी जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर 1 आवर्स नोटिस। तो इसके बाद तो 1 घंटा चाहिए, तो आप सारी तैयारी करके रखते हो। 1 घंटा 2 घंटे डिपेंड करता है यूसी किस तरह की ऑपरेशन। इसमें लेक्सिटी होती है, पहले मिल गया था कि 4-5 की रात को जाना है। सो वी हैड टाइम 1 और 2 डेज। बिकॉज सर मैप पढ़ना, रूट्स आइडेंटिफाई करना, एनिमी पोजीशंस क्या है सोचना। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, हमने जितने भी अपने इलाके, ये नहीं मैं कहता हूँ कि सारे इलाके जो है आपने ट्रैक किए होते हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट्स तो ट्रैक करके रखने होते हैं ना। देखिए, अगर हमारा काम है राजस्थान और साउथ में, डाउन साउथ, मैं अपनी बात बताता हूँ। ड्यूरिंग माई कमांड, कैन यू इमेजिन, आई हैव ड्रिवन 2 लाख किलोमीटर्स, 2 vehicles, Jonga is gone. Because I had seen every entry point in Pakistan from you see, जो आपका बीकानेर से जहाँ नीचे हमारा हद होती है सदर्न कमांड, जो वहाँ से लेके आप समझे क्रीक तक मैंने देखे। क्रीक में तो खैर इतना नहीं ट्रैवल किया, लेकिन राजस्थान के सारे एंट्री पॉइंट मैंने देखे हुए हैं और ड्राइव किए हुए। तो मेरे जहन में तो वो नक्शे ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे हर पॉइंट का पता है, कहाँ से आप जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। ये बाद की बात है, ये मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 82। बट उस वक्त लिमिटेड था, लेकिन जो भी था कि देखिए ऐसा है कि जो भी ट्रैक थे हमारी नज़र में थे, हमें इल्म था कि कहाँ से जाना है। तो उसके बाद हम ये बैटल छाछरों का ये टास्क दिया गया। अभी हम ऑपरेशन जो एक्चुअली हुई है उसके बारे में बात करें। सर उससे पहले आप अगर थोड़ा सा जो लार्जर डायनामिक्स थे, लार्जर प्लान थे, जो फॉर्मेशंस का प्लान था और उसमें छाछरों कहाँ फिट होता था, अगर थोड़ा समझा देंगे सर, तो पूरा बिगर लार्जर कैनवस उस सेक्टर का सब ऐसा है कि जैसे मैंने बताया आपको, सदर्न कमांड के पास 12 इन्फेंट्री डिवीजन, 11 12 दे वर देयर, और 10 पैरा एज ए वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड फोर्स। आपको इल्म होगा कि 71 वॉर में 12 डिव जो था, इसका बेसिक मकसद था क्या, एडवांस। लेकिन पाकिस्तान का जो अटैक आया उसमें टैंक्स, मैकेनाइज्ड आर्मी, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बाद में वो स्टॉल हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन उनका तो हमारा जो 12 डिव का प्लान था वो तो स्टॉल हो गया एडवांस का। और शुक्र करें वो 23 पंजाब की एक कंपनी थी जिसने लौंगेवाला में दुश्मन को, वो अलग बात है, डिटेल है, उसको रोक लिया। तो उनके दिमाग में अलग सी चीज़ें आई, वो एक ऑपरेशन अलग है। yes. उसमें आपने एक फिल्म भी देखी हो, बॉर्डर बॉर्डर सर, जी जी, मेजर चांदपुर। 11 डिव जो था उसको दिया गया था टास्क टू एडवांस अलोंग गदरा उमरकोट एक्सेस।
तो लेकिन ये चोर और लड़ाई के 14 दिन के बाद में ये तो चोर और नौचर चोर तक ही पहुंचे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन। अभी 10 पैरा का कहाँ काम आता है, क्योंकि 11 डिब तो स्टॉल हो गया। 12 डिब के पीछे उमरकोट वॉज द मेन एक्सेस। जो इनका एक्सेस था गदरा से, वो उमरकोट से मिलता है। उमरकोट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन दी थार डेजर्ट, जो कि पाकिस्तान की तरफ से है। तो ये लार्जर पिक्चर आपको बताते हैं। अच्छा, 10 पैरा यहाँ कहाँ आती है? टू कॉज कंफ्यूजन, एम्यूनिशन डंप्स एंड एवरीथिंग। कौन करेगा? 10 पैरा। तो इस वास्ते हमें इन्फिल्ट्रेट यहाँ से किया, इसीलिए वो लफ्ज किया गया जिंजर अप। वी वर नॉट सपोज टू गेट इन्वॉल्व इनटू द फाइट। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट जो आगे इमर्ज होती है पिक्चर, वो अलग हो जाती है, ये अलग चीज है। लेकिन बेसिक टास्क क्या था? जिंजर अप करके आप जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, एम्यूनिशन डंप, ये वगैरह डिस्ट्रॉय कीजिए। तो यहाँ पे 10 पैरा का रोल ओवरऑल जो आप सदर्न कमांड में बात कर रहे हैं उसमें होता है। अभी सर मेन छाछरो रेड के बारे में बात करते हैं सर, जी हाँ। कि कब आपको डायरेक्शंस मिले सर, बटालियन कहाँ पे थी और कैसे कैसे एक्शंस एक एक करके करते चले गए सर? जी हाँ, देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो छाछरों का एक बड़ा नाम आता है, रेड, बिकॉज सदर्न कमांड में कोई ऐसी ऑपरेशन नहीं हुई एक्सेप्ट लोंगेवाला और छाछरो रेड। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट इश्यूज, बाकी कोई और इशू नहीं। अभी जो 10 पैरा को ये टास्क दिया गया, वो समझिए ये लास्ट मिनट के 2-4 दिन पहले ही मिलता है। इससे पहले ये नहीं दिया जाता। शायद मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मालूम होगा, जो हमें इल्म नहीं। तो उन्होंने कहा कि तैयारी, और इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, हम तो तैयार बैठे रहते हैं। ये पैरा कमांडो जो है उसको सिर्फ 1 घंटे का नोटिस चाहिए, क्योंकि ड्रिल जो हैं हमारी सेट होती हैं। आप एयरबॉर्न ऑपरेशन में जाते हैं, कितना वक्त मिलता है? इसी तरह हमारे पास वक्त तो 1 घंटे का, क्योंकि हमें जब अलर्ट रहना, हमें पता नहीं कि जहाज़ में जाना है, हमें पता नहीं कि व्हीकल बॉर्न ऑपरेशन है, हमें मालूम नहीं कि यहाँ से कश्मीर उड़ना, हमें पता नहीं श्रीलंका जाना है, हमें पता नहीं किसी जगह जाना है। हम तो 1 घंटे के नोटिस पे तैयार रहते हैं जंप करने के लिए, मोटर बॉर्न, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत वक्त था। तो हमें जो टास्क दिया था कि 4 और 5 की रात को इन्फिल्ट्रेट करना है, दिसंबर 1971 में। तो दिन के वक्त जर्नी हमने की है। उस वक्त इतना जहाज़ों का नहीं होता था, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। सिर्फ जो यकीनी आप देख सकते थे वही होता था, कम्युनिकेशन ऐसे नहीं थे। लेकिन हमारे पास जो कम्युनिकेशन हमें मिले थे वो 300 किलोमीटर तक जाते थे। ये मुझे याद है कि R65 करके रेडियो सेट होते थे, उनकी रेंज 300 किलोमीटर होती थी, जो कि हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में होता था, और जो फॉरवर्ड कंपनी उसके पास होता था, और सदर्न कमांड से बिल्कुल कांटेक्ट होता था, क्योंकि सदर्न कमांड उस वक्त जोधपुर में मूव हो जाती है ऑपरेशन के दौरान। सो हमारा कम्युनिकेशन था सदर्न कमांड के साथ डायरेक्टली। और मेन सेट किसके पास होता है? एडजुटेंट के पास, और एक सेट होता है कमांडिंग ऑफिसर के पास। तो जो भी पास ऑन मैसेजेस होते हैं वो तो यहाँ एडजुटेंट जानता है या कमांडिंग ऑफिसर जानता है। तो जब हम दिन के वक्त अपना जो पॉइंट जो हमें दिया गया था, स्वरूप का तला, जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर बाड़मेर से नॉर्थ की तरफ है, वहाँ पे हम दिन को पहुँच गए जोधपुर से चल के, और शाम होने ढलने तक अपने जो हार्बर होता है उसमें बैठ गए जाके। अब ये हम रात की इंतज़ार करते हैं। रात को कितनी गाड़ियाँ सर?
इसमें देखिए आपके 30-30 गाड़ियाँ 2 ग्रुप की होती हैं। सर 60 गाड़ियाँ ये और बटालियन हेडक्वार्टर की देखिए उसमें होती कमांडिंग ऑफिसर और उसके साथ में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक गाड़ी होती कमांडिंग ऑफिसर की और एक होती है जिसमें एडजुटेंट और सूबेदार मेजर नॉर्मली बैठा बैठा जाता है, बिकॉज सूबेदार मेजर जो है वो रैंक्स का सबसे सीनियर आदमी होता है। तो उसका यही काम है कि वो कोई ऐसी जगह नियुक्त करे और एडजुटेंट इज द बेस्ट प्लेस, तो गाड़ी में बैठना आसान है। तो तकरीबन मैं ड्राइव करता था तो सूबेदार मेजर मेरे साथ में बैठता था, तो उसको भी खबर होनी। इसके साथ सिग्नल की एक व्हीकल कमांडिंग ऑफिसर के पास होती है और एक गाड़ी जो फॉलो अप होती है वो एडजुटेंट के पास होती है। ये सारा सेटअप है कमांड है बटालियन हेडक्वार्टर का। और बाकी जो है इसके अलावा आप समझिए जो 5 ये 6 गाड़ियाँ ये और 60 गाड़ियाँ जो कि अपने अल्फा और चार्ली ग्रुप के साथ थी। और ब्रावो ग्रुप तो अलग से तो वो तो Airborne उनको के लिए बोला था। क्या आगरा के लिए एयरबॉर्न ऑपरेशन, Yes. उनको आगरा में बैठा दिया सर और वो तो आगरा में ही बैठे रहे सारी इंतजार लड़ाई। करते रहे। क्या करते, क्योंकि वो जो प्लान Yes. था उसके अंदर तो ये हुआ नहीं, कोई एयर ड्रॉप नहीं हुआ, कुछ नहीं। बेसिकली उनका भी काम था, उनका थाम था जब एडवांस होगा तब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, तो वो हुआ नहीं। तो हमारा ब्रावो ग्रुप तो सारा आगरा में बैठा रहा है। उनको बहुत अफसोस हुआ होगा। नेचुरली हु डजंट वांट टू बी Yes. इन वॉर, कौन नहीं चाहता कि मैं लड़ाई में Yes. खुद मौजूद हूँ। हर की ये जुनून है उस बिल्कुल वक्त सर। लड़ाई, हाँ ये जुनून है। फिर कैसे हुआ सर? फिर आप लोग हम जब शाम पड़ गई रात को हमने इन्फिल्ट्रेट किया। तकरीबन 3-4 किलोमीटर जाने के बाद हमारा जो सामना है वो सॉफ्ट सैंड ड्यून से होता है। सर उससे पहले आप लोग एक साथ ऐसे जा रहे थे कि अलग अलग कॉलम्स में जा नो रहे थे? नो, बेसिकली हमने ट्रैक में जाना था शुरू में। सर आप उसको डाइवर्ट नहीं करते हैं ओके क्योंकि टोटल फोर्स रात को पूरी लाइटें लगा के और गाड़ी का शोर आप अंदाज लगा सकते हैं कितना होता है। सो लाइट्स लगा के गए थे सर? बिल्कुल, क्योंकि डेजर्ट में ड्राइव करना आसान नहीं है साहब। डेजर्ट में ड्राइव करना, क्योंकि सर। आप जा रहे हैं, आप दाएं बाएं जा, क्योंकि धूल इतनी उड़ती है कि अगला व्हीकल दिखाई नहीं देता आपको। सैंड जो होती है इतनी चलती है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रेत इतनी उड़ती है कि अगली गाड़ी आपको दिखाई नहीं देती जब तक लाइट नहीं जले। तो लाइट जलती है, उसको फॉलो अप करते करते हम चलते हैं। तो जब हमने टारगेट के पीछे जाना है, लेकिन कुछ देर के बाद में फिर उसको रेकी करते हैं, उतर करके जो भी करना है वो कार्रवाई अलग है। तो हम छात्रों की बात करें तो अभी हमको फ्रंटेज जो मिलता है वो क्या मिलता है, सॉफ्ट ड्यून्स। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है सदर्न कमांड से, एक ट्रैक मिलेगा, वो ट्रैक तो मिला नहीं। अभी हम प्रोब करते हैं। हमने तकरीबन 3 किलोमीटर का प्रोब करना शुरू किया। हमें कैसे मालूम है, कमांडिंग ऑफिसर, मैं और सूबेदार मेजर जो बटालियन हेडक्वार्टर एक वांटेज पॉइंट पे खड़े थे और चांदनी रात थी, तो आप सब कुछ देख सकते हैं उस वक्त कि क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं पहला गाड़ी जाती है घुस जाती है, दूसरी गाड़ी जाती है घुस जाती है, तीसरी गाड़ी जाती है। सो ये 2-3 किलोमीटर का जो फ्रंटेज है इस जगह प्रोब किया जा रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। अभी इसको 2-3 घंटे गुजर गए। और आप लोग कितना अंदर घुस गए थे सर? हैं, कितना अंदर चले गए थे सर? सिर्फ 4 किलोमीटर गए थे। ओ तो ये सैंड ड्यून मिले। अभी हमें पता नहीं रास्ता कहाँ से निकालें, क्योंकि ये सारे सॉफ्ट ड्यून है। तो ये 2-3 घंटे के बाद अचानक कमांडिंग ऑफिसर ने डिसाइड किया, लेट्स गो टू भाकसर, आई एम गोइंग टू भाकसर। अभी भाकसर क्यों जाते हैं, और भाकर सर है कहाँ पे सर? वो 30 किलोमीटर डाउन है नीचे? हाँ जी, 30 किलोमीटर। तो बाखासर जो है, हम बाखासर जाते हैं। वहाँ पे उस वक्त 2 आई वुड कॉल देम सोशल स्मगलर्स, क्योंकि उनका काम क्या था, एक बलवंत सिंह सोडा
और एक का नाम था लक्ष्मण सिंह सोढ़ा। ये दो सोशल स्मगलर थे और हम इनके साथ कमांडिंग ऑफिसर इनके साथ कांटेक्ट में रहते थे इन्फॉर्मर्स। जी, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो मिलती थी तो हम उसके घर गए। हमने क्या देखा, 4 स्टैलियन काले रंग के जो कि रात को 30-40 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं और फिर 30-40 किलोमीटर वापस आ सकते हैं एक रात में। वैसे तो इन्फेंट्री जवान भी गया हुआ है, आप अगर देखें तो हम भी 20, 25, 30 किलोमीटर जाते हैं अंदर और वापस आ जाते हैं, इतनी कुव्वत है। लेकिन इनके पास सामान होता है, पूरा घोड़े लदे हुए होते हैं, ये है। तो ये 40 किलोमीटर तक आराम से जा सकते हैं और 40 किलोमीटर वापस आ सकते हैं। तो जब हमने इस सोशल डेकॉर्ड से मुलाकात की तो वो हैरान हो गया कि महाराजा जयपुर मेरे पास कैसे आ गया रात को। तो उसने हुक्म किया। हुक्म क्या करता है, उसका जवाब क्या है, राजस्थानी में उसने बोला कि अगर चाहो कहो हुक्म तो मैं अपनी गर्दन काट के थाली में रख दूं आपके लिए। तो उसने कहा हुक्म बात करिए, क्या चाहिए। उसने कहा कि हमें रास्ता चाहिए, हम स्वरूप तला से हमें रास्ता अंदर ले जाओ ट्रैक के ऊपर। हमारे साथ आ लिया और वो बैठ गया और उसने हमें जो इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट था उससे 5-6 किलोमीटर नॉर्थ में ले गया। वहाँ पर रास्ता जो था वहाँ पे, तो फिर हम ये सर्कमवेंट करके इलाका जो ट्रैक था इसको वहाँ से एंटर किया जहाँ पे सॉफ्ट ड्यून नहीं थे और फिर एंटर करके हमने वापस उस ट्रैक पर आ गए। वो ले आया हमें। अभी वो ट्रैक जो है छाछों का ट्रैक है डायरेक्ट। तो हमारा तो ये जर्नी खैर एनीवे वी रीच्ड छाछो 5 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ प्लेस कॉल्ड कीटा, एक जगह होती थी वहाँ पे टाइम दुश्मन। सर कब तक? ये तकरीबन रात को कोई 12:30-1 बज गया है हमें। सर एंड इस बीच सर दुश्मन की कोई हरकत? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। वी जस्ट ड्रोव थ्रू। और देखिए क्या है कि डेजर्ट में रात को लाइटें इतनी दिखाई देनी और शोरो गुल दिखाई देना, सर आप अंदाज लगा सकते हैं। उसको पता नहीं है कि टैंक है, उसको पता नहीं व्हीकल है, वो क्या अंदाज लगा सकते हैं। जैसे फर्ज करें पीस इलाका है, जब हम इन्फिल्ट्रेट करके पीछे जाते हैं तो उसको इन डेप्थ में तो उसको पता नहीं वहाँ पे बीएसएफ है या कोई दूसरी फोर्स लगी हुई है या कोई और फोर्स है, उसको तो पता नहीं ये अपने गाड़ियाँ हैं या वो दूसरी गाड़ी है। तो कीटा में हमारा पहला एनकाउंटर होता है जो कि उनकी आउटपोस्ट है। वहाँ से एलएमजी फायर आए, एमएमजी तो नहीं थी, एलएमजी के फायर आए, लेकिन उसको ख़त्म करने में तकरीबन घंटा लगा। कितना घंटा लगता है, आपने गाड़ियाँ लगाई सारी और अपनी इतनी फायर पावर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी फायर पावर उसमें डाली। तो घंटा 1.5 घंटा हमको, मतलब तकरीबन 3:30-4 बजे तक 4 बजे तक हम ख़त्म हो गए थे। तो पो फटने से पहले हम रेंजर, क्योंकि जब इनको देखा ये तो भाग चुके आफ्टर वो कुछ फायर करने के बाद ये तो भाग गए, डेजर्ट में मेल्ट हो गए। तो उसके बाद हम छाछरो पहुंचते हैं एट द आउट ब्रेक ऑफ द डे, तकरीबन 4, 4:30, 5 बजे के करीब। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो एक ग्रुप जो है दूसरा रिजर्व में है, वो जाके पूरा इसको छाछरों को मतलब वहाँ पे जाके पूरी छानबीन करते हैं। लेकिन रात था इस वक्त, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा नहीं हुआ, और एक कवर करते हैं पूरा। सर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक करके आप जरा समझाइए कि छाछरों में था क्या सर? इट वॉज सपोज टू बी एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था डेजर्ट का, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जिस तरह उमरकोट है सर, इसी तरह छाछरो है। और वहाँ पे आपको फौज की कितनी तो मैंने information जैसे थी? बताया इसमें एस्टिमेटेड हुआ रेंजर की एक कंपनी प्लस रेंजर्स की सर, जी, जो हमारे क्यों- बीएसएफ जैसे। हाँ जी हाँ जी। तो रेंजर की हमें जो इन्फॉर्मेशन, यहाँ इस तरफ तो फौज बहुत कम थी। जो अगर आप देखें उस 1971 वॉर में बेसिक वॉर कहाँ हुई, वो हुई है पंजाब फ्रंट और कश्मीर, और उसके नीचे तो हुई नहीं। यस, बीकानेर साइड
गंगानगर साइड देयर वाज एन ऑपरेशन, 4 पैरा डिड दैट, लेकिन इस तरफ कोई नहीं था। तो आप अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद हम जब छाछोड़ गए तो देखा वो तो खाली है, क्योंकि रेंजर तो भाग गए। तो हमें क्या मिला, जब सर्च किया तो कोई 17 प्रिजनर नए फ्रेश रिक्रूट्स, कुछ साजो सामान, मतलब कुछ राइफलें, कुछ एमुनेशन, कुछ ये और वो। तो ये जो छाछोड़ है बगैर किसी कैजुअलिटी के हमको मिल गया। सच्चाई ये है, मैंने देखा है डोमेन में बहुत कुछ देखा है, इसमें you know there is lot of thing talked about Shastra, but to be very frank, exactly there was nothing, as a matter of fact, there was no opposition at all. So we walked through. So Shastra was captured just by about 7:30 in the morning. It was all cleaned up. So हम क्या था कि इसके पीछे 20th राजपूत जो मोटराइज्ड बटालियन है वो हमको फॉलो कर रही थी। So thereafter we went into harbor just 5 kilometers ahead of. छाछरों। We get a message from the southern. पैंट खुल गई इनकी, पतलून खुल गई। क्या लिखते हैं ये, क्या कहते हैं, पैसेज करते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्योंकि जो मेन मकसद था हमारा वो था डिस्ट्रॉय एनिमी इंस्टॉलेशंस, बैक जो कम्युनिकेशन मैंने कहा, बेसिक तो वही चीज़ थी। लेकिन क्या होता है इसके बाद में हमें को होता है एनिमी आर्मर कॉलम्स sighted in and around Overcoat. Okay? Battalion headquarters pressed one group to exfiltrate via Bhakasar BSF post. One group to move down toward Virva and Nagar Prakash. तो आप देखें, you see you have got a firm base. मेरा ये कहना है, मेरा ये सोचना है, और उस वक्त भी कमांडिंग ऑफिसर का सोचना ये है कि जो मेन काम था वो तो, लेकिन क्या है, सदर्न कमांड का हुक्म है कि उमरकोट पे टैंक दिख गए, आप लोग पीछे आ जाओ। मतलब वहां पे कॉलम दिखाई दे सर। और आप एक ग्रुप लेके और बटालियन हेडक्वार्टर से आप वापस एक्सफिल्ट्रेट करिए, वापस आ जाइए, और एक ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ, सदन की तरफ, वहाँ से छाछरों की तरफ नीचे, जो कि जो इलाका गुजरात बॉर्डर में पड़ता है, जिसको ये कहते हैं वेरवा नागर प्रकार, ये इसकी एक्सटेंशन है जो कि नीचे क्रीक तक जाती है। तो वहाँ से आप जो नीचे वाला ग्रुप है वो वापस आए। यहाँ पे वो ग्रुप कौन कमांड कर रहा था? अल्फा ग्रुप में कर्नल जी.के. सनन थे, जो कि ये कार्रवाई करने के लिए उनको भेजा गया था। लेकिन रास्ते में थोड़ी सारी स्क्रिमिशेस हुए, थोड़े सारे सिविलियंस पकड़े गए, और एक ट्रक था जो कि सिविलियन ट्रक 1 टन के मुताबिक है, वो लेकर ये, जब हम यहाँ से वापस होते हैं तो वो वहाँ तक नीचे चले गए। ठीक है, तो उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 1 दिन लगा पूरा। बाय द टाइम, बाय एंड ऑफ द डे दे हैव ऑलरेडी गॉन डाउन। जो मैंने 2 पॉइंट बताए, एक वेरवा और दूसरा नगर प्रकार। बटालियन को उसके बाद में हुक्म मिलता है कि आप एक्सफिल्ट्रेट करके सुईगाम, जो कि गुजरात बॉर्डर के सामने है, उस जगह कंसंट्रेट करिए। तो ये ऑपरेशन कब ख़त्म हो गई? ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाती है 6 को, 5 को, उसके बाद कोई काम नहीं। तो ये हमारी छाछरों ऑपरेशन और 10 पैरा की है। तो हमने क्या पाया? Can we discuss that? Yes, You yes, see sir. the achievements. Sir. What were the achievement of 10 पैरा? सबसे पहले अचीवमेंट है, जो टोटल क्या हुआ जब हमने एक्सफिल्ट्रेट क्या किया, ये जो जितनी भी इनकी जो रेंजर्स की पोस्ट थी, राइट फ्रॉम बारमेर डाउन टू द कच्छ बॉर्डर,
ये सब विड्रॉ हो गए। तो ये है आपको छात्रों की, बट दिस वाज ह्यूज सर, जो ये कैप्चर करके दिया है, इट्स अ ह्यूज बिल्कुल सर। टेरिटरी। अगर आप व्हिच वी मिस्ड अगेन, वो बात अलग है कि किन हालातों में वी जस्ट गिव इट अप, वो बट तो छोड़ दीजिए, Yes, sir. दैट्स अ डिफरेंट but मैटर। this itself But you is- see, when you go on a bargaining table with Yes. the enemy, it's a different matter. yes, You have to have solid things right in your hand. yes, सर But those solid things were wasted out. That's a different story altogether. One cannot comment on that. sure. Yeah. One can have personal views like that, but one doesn't comment. So this is छात्र operation. Sir. अभी इसको जैसे आप समझ लीजिए, ये बोल्डनेस है। मैं ये बोल्डनेस देता हूँ किसको? कमांडिंग ऑफिसर को, जिसने ये डिसीजन लिया कि बिहाइंड द एनिमी लाइन जाना है मुझे। ये बोल्ड डिसीजन और किसी का नहीं है, ये उस कमांडिंग ऑफिसर का है, महाराजा भवानी सिंह का, जिसने सोचा। मैं ये कहता हूँ ना, यूनिफॉर्म में, और मैंने इसको देखा है जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रही थी ना, ये जो गाड़ियाँ फंस रही थी, ही वॉज काम, क्वाइट, एब्सोल्युटली कोई शिकन नहीं, किसी जगह कोई पैनिक नहीं, बिल्कुल वैसे खड़े और देख रहे हैं। तो ये कुव्वत एक लीडर की है। मतलब यू हैव प्लान्ड, यू हैव थॉट अबाउट, यू हैव सीन एन ऑल्टरनेटिव। किसको जाके पकड़ा रात को? सर ये जो रेड करने के बाद आप लोग एक्सफिल्ट्रेशन कर रहे थे सर, आई थिंक उसमें भी बड़ी मजेदार कहानी है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, याद दिलाया तो मैं याद आ गया। जब हम हार्बर में थे, तो जब हमें ये सदर्न कमांड से ऑर्डर मिला, हुक्म दिया गया कि आप एक बटालियन ग्रुप के साथ एक्सफिल्ट्रेट हो जाए, बीएसएफ की बटालियन। लेकिन ये खबर जो थी बीएसएफ को तब तक कन्वे नहीं की गई थी। बीएसएफ को पता ही नहीं सर? बीएसएफ को पता नहीं, उसको कन्वे ही नहीं किया गया था, उसको बताया ही नहीं गया था। तो जब हम उसके करीब पहुंचे, बाखासर, जो कि एक्सफिल्ट्रेट एरिया था, आपको याद है मैंने बाखासर का नाम लिया था, जहां मैंने बोला था बलवंत सिंह सोडा, तो उसी से हमको एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए बोला। तो एक्सफिल्ट्रेट करते वक्त जो बीएसएफ का फायर था, वो बहुत अच्छा खासा फायर था, क्योंकि उसने सडनली देखा कि इतनी फौज आ रही है भाई, पीछे गाड़ियां हैं और इतना तामझाम है। उनको लगा आप अटैक करने आ रहे हो। उसने उनको तो समझा अटैक में। तो इस वक्त देखे, ये जज्बा देखे कर्नल भवानी का, उसको कुछ नहीं दिखा। उसने कोई रैग सफेद उठाया, झंडे पे लगाया और चलना शुरू किया। तो हम एकदम पैदल चल रही है सब वो। खुद चलना शुरू कर दिया। तो हमने खुद उनको रोका और फिर थोड़ा बहुत कवर करके उसको बोला, और जब ये झंझट दिखाया तो उन्होंने फायरिंग बंद कर दी। लेकिन आप जज्बा देखें, लीडरशिप सर, अच्छा, ये लीडरशिप की क्वालिटी है। इतने मतलब आदमियों को इतनी दूर अंदर ले जाना और उसकी सुरक्षा के बारे में ये रखते हुए मद्देनजर ये ऑपरेशन करने का इरादा किया, तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक जज्बा, एक लीडरशिप की बिगेस्ट क्वालिटी है, टू बिल्कुल सर, लीड कोई शक। फ्रॉम द फ्रंट। यस यस यस, ये हिंदुस्तान की फौज की कुव्वत है। सर सर वेरी मच। सर सभी फौजी की पूरी ज़िंदगी में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एनेक्डोट्स होते हैं, जो हमेशा उम्र भर के लिए याददाश्त बन के रहते हैं, और आप जब भी बैठते हैं तो वो चीज़ें याद आती रहती हैं सर। बिल्कुल, ये वो वक्त क्या होता है कि क्योंकि आप जब ये बातचीत करते हैं तो कई चीज़ें इंसान पलटन की जो हुई जो उसके पास आप बीती होती है वो भूल जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता याद आती है। तो मुझे 2-3 किस्से याद हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये किस्सा है कि जब हम नसीराबाद में थे तो नया एमएस बना था, तो ये एक पार्टी हुई और मैं एक छोटा सा अफसर था, नई कमीशन, थोड़ी मेरी 4 साल 3 साल सर्विस थी। तो मैं, वो होता है ना छोटा अफसर, फूड मेंबर बना दो उसको।
तो फूड मेंबर बना दिया। तो ये पार्टी हुई जयपुर से एक पूरी गाड़ी भरकर, और इसमें हमारे पास नसीराबाद में आई और कोई कम से कम 101 गेस्ट थे। तो उस दौरान ये महाराजा साहब का छोटा भाई जगत, इसके बाल बड़े लंबे थे और ही लुक लाइक ए गर्ल यार। तो मैंने सीओ को पूछा, भाई ये कौन है? अ गुड गर्ल यार, आई लाइक, तो इंट्रोड्यूस तो करा दो। तो कहता तेरे को पता नहीं, ही इज माय ब्रदर जगत। तो Very disappointed, sir. no, I'm just saying like that, you see. And then, you see, this party was going on, suddenly there was a rain. बारिश के बाद खाना वाना अंदर खाया, सारे जितने भी 100-150 गेस्ट थे वो अंदर आ गए। तो खाना वाना खिलाया। उसके बाद में जब पुडिंग सर्व करने लगे तो उसमें जब पहले टेस्ट करता है इंसान, जो भी सर्व करते हैं उससे पहले फूड मेंबर का ये 2IC का काम होता है वैसे, मगर फूड मेंबर छोटा होने से जाओ जाके फूड टेस्ट करके आओ। तो मैं गया, फूड टेस्ट किया। तो जब मैंने पुडिंग को टेस्ट किया तो उसमें केरोसिन की वो बदबू भी है, खुशबू भी है, तो वो आ गई। तो अभी मैंने कहा पुडिंग क्या सर्व की जाए। तो आप सोचें, नसीराबाद में जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, छोटा फल फ्रूट मिलता है, ये हम सडनली क्या आइसक्रीम उस ज़माना में था तो आइसक्रीम बनती थी हाथ से, तो अभी कहाँ से बने। तो अचानक ख्याल आया कि भाई फ्रूट तो है। उसको पूछा, हाँ फ्रूट है। तो मैंने कहा कितना है, काटना शुरू करो। तो काटा तो उसमें मैंने उसी के साथ साथ अपने सूबेदार मेजर को, जो कैंटीन के बेसिकली जिसके पास चाबी होती है, उसको मैंने रिंग किया कि साहब ऐसा है, आपके पास कैंटीन में कितने डब्बे दूध के हैं? ये जो वो मिल्क मेड होता था उस ज़माने में, कितने डब्बे हैं? कहता साहब देखता हूँ मैं जाके। तो उसके पास तकरीबन 20-25 डब्बे थे, जो भी थे उसने, मैंने कहा इनको एकदम मेस में भेज दो। तो वो फ्रूट बनाई गई और उसमें दूध के डब्बे डाले गए और वक्त गुजर गया। ये जो है कि भाई पार्टी हो गई। उसी पार्टी के दौरान, जैसे जब पार्टी होती है तो तकरीबन क्या होता है कि मेस में उस ज़माने में कलर्स भी प्रेजेंट किए जाते थे, मेस में रखे जाते थे। उसको 2 जवान, उसका क्रॉस बनता है और उसके साथ में 2 जवान खड़े रहते हैं, मतलब अदर रैंक्स। तो ये 2 लड़के थे। उसमें मुझे याद है एक आदमी जो मेरे साथ हमेशा रहा है, मतलब मेरी पलटन में, मेरे दौरान जब मैं पलटन में छोटा था, आया था, उसके बाद में जब मैंने कमांड की तब भी था। तो मेरा उसकी जर्नी मेरे साथ पूरी जुड़ी हुई है। तो जब वो 2-2.5 घंटे तक उसी तरह खड़ा रहा और फिर जब पार्टी पे सडनली ख्याल आया कि भाई पुडिंग सर्व करने के बाद ये तो इधर ही खड़ा है यार। तो जब उसकी ये बूट निकालना चाहा, लेकिन बूट ही ना निकले क्योंकि जो टांगें थी वो सूज गई थी इतनी ज़्यादा। तो ये भंवर सिंह जो है, इसकी जर्नी मेरे साथ वहाँ से शुरू होती। बाद में ये मेरा ये हवलदार मेजर भी बन गया पलटन में और जेसीओ भी बन गया और सूबेदार मेजर रिटायर हुआ है। तो इसका एक और किस्सा मुझे याद आता है कि जब हम जैसलमेर से जोधपुर आ रहे थे तो शेरगढ़ रास्ते में आता है। तो जब आ रहे थे तो शेरगढ़ में इसको पता लगा कि इसका बेटा मर गया है, लेकिन अब उसने बताया नहीं। देखिए, ये एक अजब सी फीलिंग होती है। एक सोल्जर को ड्यूटी जो है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसको है, सदमा है दिल में, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करता। तो जब वो आया, पलटन की रिपोर्ट जो होती है वो हवलदार मेजर जेसीओ को देता है। उसके बाद में एक तरीका है, फाइनली कमांडिंग स्टाफ के पास आता है, सूबेदार मेजर जो देता है।
तो उसने बताया साहब भंवर सिंह का लड़का की डेथ हो गई। मैंने कहा कब? कहता जब हम शेरगढ़ से चल रहे थे तो उसको वहाँ खबर मिली। तो मैं एकदम उसको बुलाया और मैंने पूछा बेटा तूने उस वक़्त क्यों नहीं बताया मुझे और तुम जा सकते थे? कहता साहब मैंने सोचा कि मैं पलटन की रिपोर्ट देनी है और पलटन की रिपोर्ट देने के बाद ही मैं आऊँगा। तो ये है असली फौजी का जो सोच और उसकी ड्यूटी। अब देखिए कितना उसको फौज के साथ, अपनी पलटन के साथ, अपने मुल्क के साथ आप सोचिए, वो जो वतन परस्ती है, वो जो मोटिवेशन है किस लेवल की होती है। तो ये वहाँ से उसको भेज दिया गया 2 गाड़ियों में और जो भी है करके आ गया। सर आपके टाइम शायद कमांडो टोस्ट भी शुरू हुआ था। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि हम जैसलमेर से शुरू करते थे और हमारा पोखरन तक टारगेट होता था। ये 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसको 2 रात में पूरा करना। उसमें रात को चलना, सुबह के लिए कैमोफ्लेज, उसमें ऐसा कैमोफ्लेज होना चाहिए कि आप डिटेक्ट ना हो सके डेजर्ट में, और उसमें आप खाना बना सकते हैं। अपना जो धुआं है वो नहीं निकलना चाहिए। आपको अगर आइडेंटिफाई किया गया तो आपको वापस जैसलमेर भेज दिया जाता। और हमारे पास क्या होता था, सिर्फ 2 वाटर बॉटल्स फॉर योर, 1 फॉर डे एंड 1 फॉर नाइट, वेदर यू शिट, शेव और वॉट एवर यू वांट टू डू, कुक और ईट। तो ये सर्वाइवल जो था ये हमारे लिए लाजमी था। तो ये ट्रेनिंग जो होती थी हमने शुरुआत इससे की, जो कि फिर उसमें कराटे, फिर ये है वो मैंने लिया था एक इंस्ट्रक्टर, इसका नाम जबर सिंह का। तो जब सदर्न आर्मी कमांडर एक दफ़ा हमारी उसके लिए आया था, यू नो ही हैड कम टू दी जोधपुर इन द 12 डे। सो आई सेड आई विल ऑर्गेनाइज ए डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दिस। तो अचानक बारिश इतनी ज़बरदस्त, आई वाज कमांडिंग द यूनिट, बारिश इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि कोई मतलब ही नहीं है। तो उस वक़्त एडीसी होते थे ये अपने सांगवान, सुरेंद्र सांगवान, इसको मैंने भेजा था आर्मी कमांडर के पास, बिकॉज़ ये नया-नया वहाँ से आया था। He had only 1 year's service, but I found him a very good officer. So when the Southern Army Commander General Tirth Oberoi late, he asked me, so I said I'll send you a person. So मैंने सांगवान को भेजा था उसको एडीसी के लिए। तो वो जब आए तो बारिश बरसात, तो ही वॉज इन कम्युनिकेशन विद मी। सो बरसात हुई तो अचानक 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले बारिश बंद हो गई। तो मैंने कहा ये ऑपरेशन होनी चाहिए, इसमें कोई बदली नहीं होगी। तो क्या है, पलटन के सारे कंबल लाए गए, तरपालें निकाली गई और सारा पानी जो है within 10 minutes was clean. There was nothing else in the water. तो पलटन की रिहर्सल जब ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है उस दौरान जबर सिंह, इसके पास वो कमांडो डैगर होती थी और जब रोल किया उस कमांडो डैगर इसके ये टांग में इस जगह लग गई। ये पूरा ड्रिल करता हुआ वो कमांडो डैगर लगी हुई है और उसी तरह वो करता हुआ गया। उसके बाद में उसको मेडिकल एड दे के उसको किया ठीक। लेकिन इसका जज्बा देखो क्या है, मतलब he had a dagger inside and yet he performed 100% like that, you know, and he came out. तो ये जबर सिंह से मेरा ताल्लुक, भंवर सिंह के साथ ये जो ताल्लुक है ज़मीन के ऊपर, ये इतने ज़्यादा है, ज़ाहिरी है, कुछ कहने की बात नहीं है। तो हमारी ट्रेनिंग जो थी उस वक़्त अलग किस्म की थी, मतलब यू इंसिस्टेड ऑन टफनेस। तो इसके साथ-साथ चंद किस्से पलटन के और याद आ जाते हैं मुझे। सर एक मैं गिलास खाने की शुरुआत पूछने बता, वाला ही था सर मैं कि गिलास खाने का ट्रेडिशन आपके समय हुआ था सर? 4 पैरा में ये ट्रेडिशन हुआ था। हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो थे, हाँ,
Colonel Baldev. He was a Dogra but settled in the Tarai forest. उस जमाने में जमीनें जो होती थी तराई में, मतलब नेपाल बॉर्डर के नीचे, सर तो वो वहां का जमींदार था. He used to have long mustaches and we never used to see him. कभी नहीं दिखाई देते थे हमको. जो पलटन थी वो 2S ही रन करता था, लेकिन वो कभी कभी आते थे. तो उनको शौक था एक तो ब्रिज खेलने का, और दूसरा उनका शौक था कि ट्रेनिंग शुड बी वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड. तो ये शौक उनके थे. तो एक दिन शाम को बैठे हुए अचानक, क्योंकि कुछ अफसर सिगरेट भी पिया करते थे, वो खुद भी वो पीते थे पनामा सिगरेट, सर और एक जिप्पो लाइटर होता था. हम तो कहते थे पता नहीं किस वक्त कर्नल साहब की मूछें जो वो जल जाएंगी. वो यंगस्टर थे हम. सर तो अचानक उठे, आप एस्ट्रे में ये सिगरेट बुझा रहे. सो सडनली उन्होंने एस्ट्रे उठाई और एक सिप लिया, टू माई बटालियन 4 पैरा. सो एज ए ऑफिसर व्हाट डू यू डू? आपने भी वो एस्ट्रे उठाई, जिसके हाथ में आई तो उसको लगाया. एस्ट्रे एस्ट्रे में पानी होता है ना सिगरेट का, ओके Yes. तो वो पिया. सो दैट इज बिगिनिंग. फिर एक दफा हमारे वहां पे ब्रिगेडियर नंबियर हुआ करते थे, ब्रिगेड कमांडर ऑफ 50 पैरा ब्रिगेड, जिसके नीचे 4 पैरा, 2 पैरा और 3 पैरा थी. तो उनके घर गए, उन्होंने पार्टी बुलाई थी मेस में, और हम सारे अफसर, मैं बहुत यंग अफसर था उस वक्त, बिल्कुल अभी नई नई कमीशन थी. तो जब स्नैक्स चल रहे थे तो स्नैक्स में थोड़ी देर हो गई. उन्होंने क्या किया, एक ग्लास को लिया और कट मार दिया, कच कड़क. तो बाकी अफसर क्या करेंगे? तो सब अफसरों ने काट दिया और खाना शुरू कर दिया उसको. और ग्लास का ट्रेडिशन जो खाने का एक्चुअली 4 पैरा से हुआ है अंडर कर्नल बलदेव. इसी तरह एक कमांडो टोस्ट होता था. उसी राजस्थान में मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो हमारे सीओ कर्नल भवानी, वो क्या करते थे, उनकी सब्जी एक बनती थी जो कि कभी भी हम जाते थे तो मेस में उनकी खास सब्जी आती थी. सब्जी में क्या होता था, जितनी सब्जी उतनी ही चिल्ली. अगर 1 पाव सब्जी है तो 1 पाव चिल्ली है. और जब वो खाते थे, जैसे गंगा जमुना बहती है ना, उनके ऊपर से नीचे तक गंगा जमुना बहती थी, और उनको वही मज़ा आता था. तो फिर हम तो देखो भाई, कुछ ना कुछ तो करना है हमने भी. तो हमने क्या किया कि टोस्ट के ऊपर इतना डबल लेयर मिर्ची का लगाते थे. तो ये टोस्ट वहाँ से शुरू हुआ और हमने टोस्ट खाना शुरू किया. ये 2 चीज़ें हैं जो कि पलटन में शुरुआत एक 4 पैरा ने की, और दूसरी जो मिर्ची खाने की ये जो आदत है हमको वहाँ. तो कमांडो टोस्ट वहाँ हुआ, और शीशा खाने की जो शुरुआत मैं बताता हूँ वो 4 पैरा से हुई. एंड ही क्रिएटेड अ स्पिरिट. I was not joined the battalion then, and I joined something slightly later, you know. और उस एक्सरसाइज में बेतवा एक्सरसाइज थी, या मुझे जो याद आ रहा है, तो वहाँ ब्रिगेड ने बोला कि 1 पैरा और 4 पैरा के अंदर कंपटीशन था ये, कि कौन पहले पहुँचता है और एक एम्बुश लगाएगा. कैन यू इमेजिन? मुझे बताया गया जो सच्चाई, उसके अंदर जाकर ये 22 किलोमीटर तक ये पलटन दौड़ती रही. 20-22 किलोमीटर तक दौड़ती रही, और जाकर वहाँ पे एम्बुश लगा दिया. ये पलटन उस वक्त खाली सिर्फ 2 साल की थी.
तो ये लीडरशिप क्वालिटी जो कहता हूँ, हमने वहाँ से सीखी हुई। ये कर्नल बलदेव का देना है, 4 पैरा का। उसके और भी किस्से बताते हैं। एक दिन उन्होंने बोला, विल हैव ए स्टैग डिनर इन दी धौलपुर में, स्टैग डिनर। तो वी वेंट टू आगरा। जो भी हमारे पास ब्लू पेट्रोल्स वगैरह होते हैं, जैसे है आपका ऑफिशियल होता है, जिस तरीके के साथ सारे बूट वूट पहन करके ये करके आके डिनर हो रहा है। आफ्टर द डिनर धौलपुर में एक लेक है, लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो जब वॉक के लिए जाते हैं तो हमको लेक के किनारे ले जाते हैं और हमको वो चलता जाता है, हम पीछे पीछे जाते हैं और उस लेक में यहाँ तक मड ये वो सारा भर जाता है। तो हमको वापस आके कहता, ओके ओके बॉयज, गुड नाइट, एंड ही गोज ऑफ। व्हाट इज इट कॉल्ड? दैट स्पिरिट टू डाई, वो जुनून जो है वो पैदा करना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे पुराने अफसर थे वो मोटिवेट करते थे, इस तरीके से मोटिवेट करते थे, मतलब जिनको जिंदगी और मौत में फर्क नहीं दिखाई देता था और खुद पर्सनली लीड करते थे। आई हैव सीन जनरल सगत, आई हैव सीन जनरल इंदर गिल, आर्मी कमांडर ऑफ द वेस्टर्न कमांड। व्हेन आई वाज इन द एमएस ब्रांच, यू नो व्हाट यूज्ड टू हैपन, एक चिट्ठी आती थी ना उसकी, तो आर्मी कमांडर, दो आर्मी हेडक्वार्टर, हमारी ब्रांचेस जो हैं हिल जाती थी, क्योंकि वो 72 आवर्स में जवाब चाहता था और लिखते थे हाथ से सारी चीज़ें। तो यू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स we only can remember and we can tell people, look our army, this is what the army was. And काफ़ी परिवर्तन देखो वक्त के साथ, टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी बदली आती है, ये फ़र्क पड़ जाता है, बट दैट स्पिरिट मस्ट लिव। सर थैंक यू सो मच सर। आज एक्चुअली सर इतने दिनों से सुन के सर छाछरो रेड के बारे में, एंड व्हाट अ प्लेजर इट हैज़ बीन सर टू इंटरेक्ट विथ यू। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। आई एम श्योर द व्यूअर्स आर गोइंग टू लव इट सर। सब बहुत एंजॉय करेंगे सर। मैं तो थैंक यू सबसे सो मच। पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सालों तक मैंने अभी किसी से कभी बातचीत नहीं करता सर। हूँ इसके बारे में, एक्चुअल ऑपरेशन में, सही मानों में मानो तो 2 साल पहले हमारे जब कर्नल सलारिया हुआ करते थे जी सर। तो गोल्डन जुबली मनाई थी। उसके नेक्स्ट ईयर मैंने एक दफ़ा पूरी चीज़ जो है पूरी पलटन को समझाई थी, भाई ये ऑपरेशन सिर्फ सरप्राइज की वजह से हो सकती है। यस सर तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ भाई, सर। आज आप आए हैं और इतनी देर बाद यू सी आई एम 87 नाउ। सर सर तो ये जो राज हैं आपको ये देख के 50 से ज्यादा नहीं लगता सर। अरे नहीं यार, इतना मत कहो यार इतना मत तो थोड़ा कहो। ज्यादा हो गया। Yeah, आपकी kind of you, but then you see, I definitely am looking at 80s. Yes, Sir. definitely 7-8 साल अभी हो गया. Otherwise, if you had seen me earlier, सर you wouldn't have told me more than 70 because I was absolutely fit. यू doing- स्टिल आर सर, स्टिल आर। नहीं, I'm थोड़ी have problems, as I would. You see, I told you from Yes, where I reduced Yes, sir. to Yes, yes. 76 to 60. So I lost 16 kg. I was fit. So, losing almost 16 kg for me, सर anyway, so kind of you. थैंक यू सर। थैंक यू जय हिंद सो मच सर। सर।